स्वागत है आप सबका एडुटेरिया के यूट्यूब चैनल पे एस्से पेपर डिस्कशन के पार्ट बी या सेक्शन 2 को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं। इसके पहले सेक्शन सी या सेक्शन 3 और सेक्शन 1 आपको दिया जा चुका है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो उसे भी जाकर के देख लें, ताकि एक पूरा आप अपना आइडिया लगा सकें कि आपने जो परफॉर्म किया है, परफॉर्मेंस कहाँ तक गया है, आप समझ सकें। अब इस पार्ट बी वाले सेक्शन में 4 जो निबंध पूछे गए हैं, उनमें हमें क्या लिखना था, किस ढंग से हमें चीज़ों को कॉपी में पेश करना था, उस पर हम चर्चा शुरू कर रहे हैं। इसके पहले के निबंध आपसे अनुरोध है कि पार्ट आपका जो सेक्शन 3 है और सेक्शन 1 है, वो ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं, उनको भी जाके साथ में देख लें, है ना। कि अगर हमने जैसे मान लीजिए कोई भी हमने अपना एआई एजेंट बना लिया और उसको हम ट्रेंड करते जा रहे हैं। ट्रेंड करने का सिंपल मतलब होता है उसमें डेटा फीड करते जाना। अब जिस ढंग का डेटा फीड करोगे और जितना ज्यादा फीड करोगे तुम्हारा एआई उतना पावरफुल होता जाएगा। अब गलत ढंग के डेटा अगर आप फीड कर रहे हो, कोई स्मगलर है स्मगलिंग का सारा डेटा फीड कर रहा है, तो कहां कहां कौन सा नेटवर्क है सब उस पर जा रहा है, तो वो सारी चीजें मैनेज कर लेगा भाई। खतरनाक स्तर तक स्थिति ये होगी। ऑटोमेटेड व्हीकल आ रहे हैं। अभी तो आप गाड़ी चला रहे हो, किसी को धक्का मार दो, गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। अगर रुक गए तो हो सकता है कि आपको भी लोग ले जाएं। हाँ, पकड़े गए तो आपको कोई सजा, जुर्माना एटसेट्रा एटसेट्रा है। अब कारें ऐसी आ रही हैं जिसमें ड्राइवर है ही नहीं, वो ड्राइवरलेस कार है, उसने जाके धक्का मारा तो जिम्मेवार कौन होगा। और इसके लिए किसी देश में, अपने देश की बात नहीं है, किसी देश में कानून नहीं है कि ऑटोमेटेड व्हीकल से जब टक्कर लगती है तो सजा क्या होगी और किसको होगी। क्या मशीन को सजा दोगे तुम? हाँ? उसी तरह से रोबोटिक सर्जरी हो रही है। आपका भाग्य ठीक है, मशीन का फंक्शन ठीक है, एकदम प्रिसीजन से होगा, उसमें कोई संदेह नहीं है ना। एकदम प्रिसीजन से होगा, जितना कमांड दिया जाएगा उतना ही काटेगा वो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मशीन है, अगर उसमें कोई मैल फंक्शन आ गया, अब कुछ और काट दिया तो जिम्मेवार कौन होगा? बात समझ में आ रही है? तो उसी तरह से एआई आधारित हथियार, अभी मैंने आपको बताया कि पूरा जो जंग का सिस्टम है हमारा, वो होने जा रहा है एआई पर। एक आदमी चाहिए बस जो दरवाजा खोले, मशीन को चालू कर दे, बाकी सारा काम एआई करेगा। अब वहां किसी को मार दिया एआई ने, जिम्मेवार कौन होगा? इसकी जिम्मेवारी कैसे तय होगी? युद्ध अपराध के लिए किसे बंदी बनाओगे? अभी तो कहते हो कि पुतिन को बंदी बनाएंगे, तब किसको बनाओगे? और ये चीजें अब सोच नहीं, हकीकत है। अगली चीज, सबसे बड़ा संकट यहां आने वाला है। हम इंसान हैं तो हम में प्रेम है, घृणा है, दया है, करुणा है, छल है, कपट है, तमाम तरह की अच्छी बुरी चीजें हमारे भीतर हैं। इन्हीं से हमारा समाज चलता है। अच्छाई और बुराई के बीच का संघर्ष हर समाज का संघर्ष है। एक फिल्म साउथ की हमने देखी थी, जिसमें अब मुझे फिल्म का नाम याद नहीं रहता, जिसमें एक हैकर है, या यूं कह लें कि साइबर फ्रॉड है, और वो लोगों से लोन, साउथ की फिल्म है, लोगों से लोन के डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करवाता है, फिर उनको किसी तरह फर्जी करके सारे पैसे अपने में ट्रांसफर करा लेता है। तो उसमें वो एक डायलॉग मुझे याद आ रहा है, वो कहता है कि तुम मेरे लिए, हीरो से कहता है कि तुम मेरे लिए सिर्फ एक नंबर हो, उससे ज्यादा तुम्हारी कोई औकात नहीं है मेरे सामने। वास्तव में हम सब लोग अब इस मशीन के लिए एक नंबर बनने जा रहे हैं।
ये हमें रीड कर लेगा, हम इसको रीड करने के काबिल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। हम इसे रीड नहीं कर पाएंगे, हमारा बनाया हुआ दैत्य है ये भस्मासुर, सब कुछ डेटा पर बेस्ड हो जाएगा। तो पश्चिम में कुछ चीजें शुरू हो गई हैं, उससे समझ सकते हैं कि समाज किधर जा रहा है। पश्चिम में महिलाएं और पुरुष दोनों जब उन्हें बच्चे पैदा करने होते हैं तो उसकी भी कोचिंग होती है कि कैसे पेरेंटिंग करनी है। पेरेंटिंग के लिए वो लोग कोचिंग में जाते हैं, पुरुष भी जाता है, मतलब पति भी जाता है, पत्नी भी, कि बच्चा पैदा होगा तो पालेंगे कैसे। हमारे यहाँ इसकी कोई जरूरत नहीं होती है, हम लोग वैसे ही सीख जाते हैं, हमारा घर ही कोचिंग होता है। अब यह स्थिति आ गई है, तो आगे में आप सिर्फ डेटा हो और डेटा के आधार पर ही चीजें एनालाइज हो रही हैं, तो समझिए कि जितना बिग डेटा बिग होता जाएगा, ऊपर बैठे लोग जो है ना, जो हमें चला रहे हैं, उनके लिए हम डेटा हो जाएंगे। बात समझिए, ऊपर बैठे लोग से मतलब क्या, जो शासन ऊपर बैठा है वो, उसके पास भी बिग डेटा पहुंच रहा है, जनता क्या सोच रही है, कैसे सोच रही है, उसको सिर्फ चीजें डेटा के एनालिसिस के आधार पे चेंज कर देनी है, लोगों का मूड बदल जाएगा। ऊपर बैठे बड़े बड़े उद्योगपति जो सामान बना रहे हैं, उनके पास डेटा का सोर्स है, वो डेटा पहुंच रहा है कि किधर से जनता का मूव किधर है। अब उस आधार पे, जैसे अभी एक रिसर्च आई थी कि पहले जो आइटम ड्यूरेबल्स थे भारत में, वो लोग इस आधार पे खरीदते थे, ये हम लोगों का वो भी है कि हम लंबा चलने वाला आइटम खरीदते हैं, है ना। पहले भारतीयों की मानसिकता थी कि लंबा चलने वाला आइटम खरीदा जाए जो कुछ दिन चले, आइटम ड्यूरेबल्स कहते हैं। अब क्या है, वो मानसिकता बदल रही है, भारतीय 3 साल बाद अपना जो ड्यूरेबल आइटम है उसे चेंज कर दे रहे हैं। जैसे फ्रिज हुआ, टीवी हुआ, मोबाइल हुआ, ये सब 3 साल में लोग बदल दे रहे हैं। अब ये डेटा ऊपर जा रहा है, अब बनाने वाला जो मैन्युफैक्चरर है उसको बस ये ध्यान देना है कि 3 साल उसका माल चल जाए। बात समझ में आ रही है। अब 15 साल के हिसाब से चीजें नहीं बनानी है उसको, तो क्वालिटी वो सेट करेगा 3 साल के हिसाब से कि 3 साल में तो लोग बदल दे रहे हैं। तो जो ऊपर बैठे लोग हैं ना, उनके लिए हम हो गए हैं डेटा। जो पहला निबंध आपसे पूछा गया है वो ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ह्यूमन वैल्यूज, कैन मशीन अंडरस्टैंड मॉरलिटी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मानवीय मूल्य, क्या मशीनें नैतिकता को समझ सकती हैं। अभी आपके यहाँ एआई समिट हुआ था, इम्पैक्ट समिट, और उसमें भी दरअसल जो हमारा मूल विचार बिंदु था ना, वो यही था। तो अब इस विषय को अब ध्यान दें कि पहला शब्द इसमें जो कि हमें डेफिनेशनल है वो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दूसरा है ह्यूमन वैल्यू या मानवीय मूल्य, और तीसरा है मशीन, और फिर चौथा है नैतिकता। हमारे जो निबंध का फ्रेम बनेगा वह इन्हीं 4 शब्दों पर बनेगा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है। पहले इसको समझाएं आप। इसको समझाने से मतलब क्या है कि इसमें हम क्या समझाएंगे। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता आमतौर पे जो मशीनें हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनको मानव के जैसा सोचने के लायक बना दें। मानव के जैसा सोचने के लायक का मतलब क्या होता है, भाई सोचती तो हमसे तेज है, कंप्यूटर हमसे तेज सोचता है, गणनाएं भी हमसे तेज करता है, हमसे सटीक करता है, बेहतरीन करता है, लेकिन वो मशीनें हैं और उनमें जो डेटा दिया गया है उस डेटा को ही वो प्रोसेस कर सकते हैं। नया डेटा वो ले नहीं सकते खुद से, और नए डेटा के हिसाब से खुद को सुधार नहीं सकते। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वह इसी क्षमता से लैस होगा
कि वो नया डेटा खुद से ले लेगा, ले करके अपने एल्गोरिथमिक पैटर्न एनालिसिस के जरिए अपने निर्णयों में सुधार कर लेगा, हमें सुझाव दे सकेगा। तो उसका जो एक वैज्ञानिक पक्ष है, उस वैज्ञानिक पक्ष को जरूर सामने रखें, क्योंकि विषय टेक्नोलॉजी से है, तो आपके निबंध में थोड़ी टेक्नोलॉजी दिखनी चाहिए कि ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है, मूलतः जिन आधारों पर यह चलती है उसमें डेटा एनालिसिस है, उसमें मशीन लर्निंग है, उसमें डीप लर्निंग है। एक एक दो दो लाइन इनको आप डिटेल कर दें ताकि लगे कि हाँ, विषय को आपने समझा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को टेक्निकली आप जानते हो, यह चीज आप इंप्रेशन दो। फिर उसके बाद आता है कि मानवीय मूल्य क्या है, इनका क्या मतलब होता है, ये चीज हमें समझाना। तो मानवीय मूल्य क्या है? वो मूल्य, वो वैल्यू सिस्टम जो प्रत्येक जगह सिर्फ मानव के आधार पर मानव के लिए जरूरी हो। उसके रंग, उसके स्टेटस, उसके इकोनॉमिक क्राइटेरिया, उसके रिलीजन, उसके रीजन से इरेस्पेक्टिव होकर के मानव मात्र के लिए जो जरूरी वैल्यू सिस्टम है, जैसे भाई हमारे अंदर सत्य होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, अहिंसा होनी चाहिए, हमारे अंदर करुणा होनी चाहिए, दया होनी चाहिए, त्याग की भावना होनी चाहिए, सहयोग की भावना होनी चाहिए, प्रतिस्पर्धा की भावना होनी चाहिए, ये सब मानवीय मूल्य है। प्रश्न हमारा ये है कि क्या इन जिन जिन चीजों का हमने नाम लिया वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उससे लैस है क्या? क्योंकि ये वो चीजें हैं, ये मानवीय मूल्य हैं जो तय करते हैं, हमें डिसाइड करते हैं, हमें दिशा देते हैं ये समझने की कि उचित क्या होगा, अनुचित क्या होगा, अच्छे और बुरे में से अच्छे को चुन लेने की सलाहियत देना ही नैतिकता कहलाती है। प्रश्न हमारा ये है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, और उस अच्छे और बुरे में से अच्छे को ही चुन लेना, क्या ये क्षमता मशीनों में हम दे पाए हैं? अब ये क्षमता मशीनों में दे पाए हैं कि नहीं दे पाए हैं, इसको समझने के लिए हमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, उसकी कार्यप्रणाली को समझना होगा या समझाना होगा अपने निबंध में कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो चीजें हमें दे रहा है, नो चीजें, ढेर सारी चीजें दी हैं उसने, आगे देगा भी, ढेर सारी संभावनाएं हैं। इस पर क्लासरूम में हम लोगों ने बहुत लंबा डिस्कशन दिया है, उसका छोटा सा एक व्यू हम आपको देंगे भी इस वीडियो में, है ना, कि क्लासरूम में हम लोगों ने बहुत विस्तार से उस पर चर्चा करी है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता कैसे होती है, मूल चीज की कार्यप्रणाली क्या है, यानी वर्किंग सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या है। तो देखिए, बेसिक चीजें लिखनी है ना। वह बेसिक चीजें क्या लिखनी है कि भाई ये जो काम करता है, उस काम करने का आधार है डेटा। वो डेटा एनालाइज करेगा, डेटा एनालाइज करके उसमें से पैटर्न को वो रिकॉग्नाइज करेगा कि क्या किसी खास पैटर्न का डेटा आ रहा है क्या। डेटा को एनालाइज करके पैटर्न की पहचान करना और उसके लिए उसमें कुछ एल्गोरिदमिक सिस्टम लगे होते हैं जिसके जरिए वो पहचान करता है, और पहचान करके तब हमने जो भी काम उसको सौंपा वो करके देता है। यह कार्यप्रणाली है। अर्थात ये जो पूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो जिस चीज से चल रही है वो है डेटा। तो जितना डेटा उसमें हम डालेंगे, काम तो उतना ही करेगी ना। अगर उसमें प्रेम का डेटा है तो प्रेम भी हो सकता है। तो प्रेम के बारे में तो कहा जाता है कि आग का दरिया है, डूब के जाना है।
अब ये वाला डेटा कैसे डालोगे? तो इसकी जो कार्य प्रणाली है वो डेटा बेस्ड है। जितना डेटा एनरिच होता जाएगा और जितना ये डेटा से बिग डेटा की तरफ जाएगा, इसके काम करने की सटीकता उतनी बढ़ेगी, तीव्रता भी उतनी बढ़ेगी, एनालिसिस भी उतना बढ़ेगा, एल्गोरिथमिक पैटर्न जो होंगे वो फिक्स होते चले जाएंगे, वो काम करेगा। लेकिन आपने सुना होगा कि विश्वनाथन आनंद ने कंप्यूटर को चेस में हराया, क्योंकि जितनी बाजियां दुनिया में चली गई हैं वो सब हमने कंप्यूटर में डाल दिया, लेकिन जो नहीं चली गई हैं उसे मानव का दिमाग ही सोच सकता है। जितना डाला है उस पर वो मानव दिमाग से तेज काम कर सकता है। जो डाला नहीं गया डेटा, उस पर तो मानव का दिमाग ही काम करेगा। वहां मशीन पंगु होगी। अब प्रश्न ये है कि इसकी कार्य प्रणाली से ही तय होगा कि मशीनें नैतिकता को समझ पाएंगी कि नहीं समझ पाएंगी। और लगभग ये क्लियर है कि मशीन मशीन है, वो इंसान नहीं है। इंसान में अलग क्या होता है? तो एक अलग तो पहले बताया जा चुका आपको। अब जो हमें मानवीय मूल्य बनते हैं, हमें जो नैतिकताओं की स्थापना होती है, वो हमें कैसे आती है, उसकी निर्माण प्रणाली समझा दो। तो अभी आप समझो कि आपने जो मानवीय मूल्य सीखे वो इस धरती पे आके सीखे, लोगों से इंटरेक्ट करके सीखे। आपके घर ने सिखाया, आपकी माँ ने सिखाया, आपके पिता ने सिखाया, भाई बहनों ने सिखाया। फिर थोड़े बड़े हुए, वे मानवीय मूल्य, वो नैतिक अवधारणाएं आपको अपने समाज से मिली, अपने दोस्तों से मिली। फिर थोड़ा आगे बढ़े तो आपने जब स्कूल में एडमिशन लिया तो अपने टीचर से मिली, अपने लेक्चरर से मिली, किताबें पढ़ी आपने, फिर वहां से आपने अर्जित किया, दार्शनिक अवधारणाओं से परिचित हुए। तो आपके भीतर जो मानवीय मूल्य बन रहे हैं उसका डेटा सोर्स बहुत बड़ा है, और उस डेटा सोर्स से ये मानवीय मूल्य बनते हैं, संशोधित होते हैं, और उसके हिसाब से हमारी नैतिकताएं तय हुआ करती हैं। और ये तय करने के लिए हमें किसी मशीन की जरूरत नहीं होती। हम संदर्भ देखते हैं, इस संदर्भ में क्या उचित है, हमारे दिमाग में जो डेटा भरा पड़ा है उसके आधार पर वो निर्णय ले लेता है। यहाँ का सिस्टम अलग है। तो जो मानवीय मूल्य और नैतिकताएं हम में निर्मित हुआ करती हैं वो सामाजिक संदर्भों में निर्मित होती हैं, और वो जीवन भर बढ़ती रहती हैं, उनमें संशोधन होता रहता है। यह काम कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जरिए करना संभव नहीं है। अब प्रश्न ये कि क्या इसका मतलब ये है कि एआई कोई नैतिक निर्णय ले ही नहीं रहा? नहीं, ले रहा है ना। और आज की तारीख में जो है, आज के हिसाब से हम कल की व्याख्या कर भी नहीं सकते हैं। कुछ नैतिक निर्णय एआई ले रहा है। क्या? तो ये समझिए भाई, जो ड्राइवरलेस कार आ रही है उसमें हमने ये सिस्टम लगाया हुआ है कि अगर दुर्घटना होने को है या हो रही है तो किस तरह कम से कम नुकसान हो, उसका सिस्टम उसमें लगा हुआ है। उसी तरह से जो रोबोटिक सर्जरी हो रही है या जो रोबोटिक्स का डेवलपमेंट हो रहा है, उसके कुछ सिद्धांत हमने तय किए हैं कि अगर रोबोट मानव के लिए हानिकारक हो जाए तो उसमें हम ये प्रोग्राम भी डालते हैं कि वो खुद को डिसमेंटल करे, अपने कमांड के हिसाब से काम करे, जो कमांड दे रहा है उसके विरुद्ध ना जाए। ऐसे प्रोग्राम भी हम बना रहे हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि एआई नैतिक निर्णय नहीं ले रहा, लेकिन अभी वो निर्णय का दायरा बहुत छोटा है, और हमारे समाज का दायरा, समाज की विविधता बहुत बड़ी है। और जैसे जैसे अलग अलग समाज हैं उनकी नैतिकताओं के मानदंड भी अलग अलग हैं। तो इन सबके डेटा के हिसाब से हम एआई को ट्रेन कर पाए, अभी तो दूर की कौड़ी है। भविष्य नहीं जानते भविष्य में क्या होगा, लेकिन अभी दूर की कौड़ी है।
यह चीज हमें बतानी होगी। अब प्रश्न ये कि एआई नैतिक निर्णय क्यों नहीं ले सकता। मतलब देखिए, हमें इसमें इस निबंध में यह चीज बतानी है कि मनुष्य की नैतिकताओं के निर्मित होने की प्रक्रिया अलग है, मानवीय मूल्यों के निर्मित होने की प्रक्रिया अलग है, तथा एआई की कार्यप्रणाली अलग है। वो अभी मैच नहीं कर रही है। थोड़े बहुत निर्णय वो ले रहा है, लेकिन जितना हमने डेटा फीड किया है उतना ही ले रहा है, उससे आगे नहीं। क्यों नहीं ले सकता? यानी मूल जो हमारा निष्कर्ष है वो कैन मशीन अंडरस्टैंड द मॉरलिटी का आंसर नो में ही जाएगा। मशीनें मशीनें हैं, वो मनुष्य की नैतिकताएं उनसे बंधी नहीं होती हैं। क्यों क्यों नहीं ले सकता, हमें बताना होगा। तो पहली चीज कि एआई के निर्णय डेटा आधारित हैं। डेटा है तो लेगा, डेटा नहीं है तो निर्णय नहीं ले पाएगा। एआई जो काम कर रहा है वो एल्गोरिथमिक पैटर्न के आधार पर निर्णय ले रहा है। तो अगर एल्गोरिथम उसका जो डेटा हम डाल रहे हैं उसमें कोई मैलवेयर चला गया या कोई ऐसा डेटा चला गया जो कि प्रासंगिक नहीं है, रिलेवेंट नहीं है, या कुछ ऐसा डेटा चला गया जिसने उसके एल्गोरिथम को ही गड़बड़ा दिया, तो उसके नैतिक निर्णय भी गलत हो जाएंगे। उसी तरह से जो मानवीय नैतिकता होती है ये काल, देश और संदर्भ सापेक्ष हुआ करती है। कहने का अर्थ ये कि आज जो चीज नैतिक है कल वो अनैतिक घोषित की जा सकती है। यहां जो चीज नैतिक है वो किसी दूसरे देश में अनैतिक हो सकती है। एक ही संदर्भ में एक ही काम को लेकर के कोई काम काम एक ही होगा, लेकिन एक संदर्भ में वो नैतिक हो सकता है, दूसरे संदर्भ में अनैतिक हो सकता है। महात्मा गांधी से पूछा गया कि कोई गाय अगर तड़प रही है दर्द से और डॉक्टर बोल चुका है कि उसका कोई इलाज नहीं है तो क्या करना चाहिए। गांधी जी ने कहा फिर गोली मार दो उसको। किसने कहा? गांधी जी ने, जो अहिंसा वाले थे। वो कह रहे हैं मारने को किसको? गाय को, जो गाय के भी समर्थक थे, अहिंसा के विरोधी थे, लेकिन उस वक्त वही नैतिक था। तो नैतिकताएं संदर्भ के हिसाब से बदलती हैं, देश के हिसाब से, काल के हिसाब से चेंजेबल हुआ करती हैं। एआई जो डाला है उस आधार पे ही वो निर्णय देगा। अगली चीज कि जो मानवीय नैतिकता है ये समय के साथ बदलती रहती है, इसका स्वरूप बदलता रहता है, इसके जजमेंट के तरीके बदलते रहते हैं। अब उस हिसाब से आप अपनी मशीन को अपडेट करते रहो तो शायद हो पाए, अन्यथा तो संभव नहीं है। अगली चीज कि जो डेटा उसमें फीड किया गया है यदि उसमें पूर्वाग्रह है, जानबूझ के कुछ ऐसे आंकड़े डाले गए हैं जो कि मशीन के एल्गोरिदम को एक विशिष्ट दिशा में लेकर जाएं और उससे जो डिसीजन लेके आए वो एक विशिष्ट प्रकार का हो, और ऐसा होना संभव है। ऐसा होना संभव है तो एआई जो निर्णय देगा वह निर्णय भी पक्षपाती ही होगा, है ना? वह उचित निर्णय नहीं होगा, और नैतिकता तो उचित का ही प्रश्न है। अगली चीज, सबसे बड़ी चीज कि मशीनें हैं ये, इनमें मानव संवेदना नहीं है भाई। ये बात जरूर है कि रोबोट जो सर्जरी करेगा वो प्रिसाइज होगी, जितने इंच का चीरा लगना है उतने का ही लगाएगा, जो चीज काटनी है वही काटेगा। लेकिन डॉक्टर और रोगी के बीच जो एक संबंध होता है, और आधा रोग तो डॉक्टर के बिहेव से रोगी का भागता है, ये बिहेव एआई कहां से ले आएगा? डॉक्टर और रोगी के बीच में जो एक मानवीय संवेदना का पक्ष होता है वह पक्ष ये एआई कहां से लेके आएगा? अर्थात जिस निष्कर्ष पे हम पहुंचते हैं वह निष्कर्ष ये है कि एआई आती हुई चीज है, अभी डेवलप हो रही है। जब हम निर्णय लें तो निर्णय की सटीकता हेतु एआई का उपयोग हम कर सकते हैं। यानी एक डॉक्टर भी एआई का उपयोग कर सकता है,
डॉक्टर के दिमाग में हर डेटा नहीं है, लेकिन वो एआई का यूज करे। उसके पहले मान लीजिए कि उसके पहले उसके पास लाखों एक्सरेज पड़े हुए हैं चेस्ट के, उसमें इसको डालेगा तो एआई बेहतर देगा। वो लाखों को दिमाग में वो नहीं रख सकता है स्कैन करके। तो हम अपने निर्णयों को सटीक बनाने के लिए, डिसीजन को सटीक बनाने के लिए एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं और करना भी चाहिए। लेकिन हमें ये हरदम ध्यान रखना होगा कि नैतिकता के निर्धारण का आधार मानव की संवेदना ही होगी। यह डॉक्टर है जो तय करेगा कि रोगी गरीब है, उसका हम फ्री में कर देते हैं इलाज, ये मशीन नहीं तय कर सकती। तो ये मानवीय संवेदना के आधार पर ही हम नैतिकताओं का निर्धारण कर सकते हैं। मशीनों से अगर हम ये आशा करते हैं कि ये हमारी नैतिकता के हिसाब से काम करेंगी, तो बिल्कुल नहीं, ये हमारे डेटा के हिसाब से काम करेंगी। ये हमारा एक विषय का विवेचन हुआ। दूसरा जो विषय पूछा गया वो है औद्योगिक विस्तार के युग में पर्यावरणीय जिम्मेवारी, एनवायरमेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटी इन एन एज ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन। सीधी सी बात है कि जो हमारा विषय है वह विषय दो चीजों पर केंद्रित है। एक हमारी औद्योगिक क्रांतियां और दूसरा औद्योगिक क्रांतियों से उत्पन्न हुआ कचरा, खतरा, और उस खतरे पर हमारी जिम्मेवारी, किनकी कितनी जिम्मेवारी, कैसे तय होनी है ये जिम्मेवारी, इस पर हमें बात करनी है। तो जो मूल बिंदु होंगे डिस्कशन के हमारे, उसमें पहला होगा औद्योगिक विस्तार का अर्थ और वर्तमान स्थिति थोड़ी बता दें। तो वर्तमान स्थिति बताने का मतलब क्या है कि भाई अब की तारीख में हम इंडस्ट्री 4.0 पर आ गए हैं और इस पर इस बार भी पीएससी में कल हुआ है तो इस पे प्रश्न भी था। क्लास में भी हमने एसए वाले सेक्शन में इंडस्ट्री 4.0 को डिस्कस किया था बहुत विस्तार से, है ना। तो अब हम इंडस्ट्री 4.0 पे आ गए हैं, यानी चौथी औद्योगिक क्रांति पे आ गए हैं। हमारे कदम कदम पर मशीनें हैं और वो हमें हेल्प कर रही हैं, हम उनका हेल्प ले रहे हैं। तो उस औद्योगिक विस्तार की क्या है, औद्योगिक विस्तार और वर्तमान स्थिति उसकी क्या है, इसको थोड़ा सा बता दें। फिर इस औद्योगिक विस्तार का पर्यावरण पर क्या क्या प्रभाव पड़ा है। तो पर्यावरण पर प्रभाव का मतलब क्या कि भाई क्लाइमेट चेंज हो गया, अब ये नहीं कहेंगे कि हो रहा है, हो गया। क्लाइमेट चेंज हो गया है, ओजोन डिप्लेशन हो गया है, ग्लोबल वार्मिंग हो गई है, ये सारी चीजें तो हो गई हैं। पॉल्यूशन, डिफरेंट टाइप के पॉल्यूशन एंड कंटामिनेशंस, ये सारी चीजें तो आ गई हैं अब। तो ये हमारा पर्यावरण का प्रभाव है। ओवर एक्सप्लोरेशन ऑफ द अर्थ, इतना एक्सप्लोर कर दिया है हमने धरती का सीना फाड़ फाड़ के कि पता नहीं क्या क्या है उसमें, और क्या क्या निकाल के हम क्या क्या करते चले जा रहे हैं और उसका असर हम पे दिखना शुरू हो गया है। तो इनके बारे में एक संक्षिप्त विवरण आप दे दें। पूरा हमने अपने अगल बगल के माहौल को गंदा कर दिया है। अब जितना किया है उसके बाद क्या हो, क्या हम उस माइंड सेट पे आ पाए हैं जिसमें सूरदास कहते हैं कि अब लऊ नसानी अब ना न सही हो। दुख की बात यह है कि हम अभी भी उस माइंड सेट में नहीं आए हैं। अब लऊ नसानी, हमारा माइंड सेट ये है, अब लऊ नसानी आगे भी न सही हो। स्थिति ये है हमारी कि अब अगर हम अपना तौर तरीका नहीं बदलते, इस धरती के संसाधनों के उपयोग का तौर तरीका नहीं बदलते, तो जो भी हम कर रहे हैं 100-150 साल से ज्यादा कर नहीं पाएंगे। 100-150 साल के बाद से मानव के लिए ही नहीं, जीव जंतु और प्राणियों के लिए भी यह धरती गैस चैम्बर बनने जा रही है जिसमें हम उबल रहे होंगे। पॉल्यूशन, डिफरेंट टाइप के पॉल्यूशन
एंड कंटामिनेशंस, ये सारी चीजें तो आ गई हैं अब। तो ये हमारा पर्यावरण का प्रभाव है। ओवर एक्सप्लोरेशन ऑफ द अर्थ, इतना एक्सप्लोर कर दिया है हमने धरती का सीना फाड़ फाड़ के कि पता नहीं क्या क्या है उसमें, और क्या क्या निकाल के हम क्या क्या करते चले जा रहे हैं, और उसका असर हम पे दिखना शुरू हो गया है। तो इनके बारे में एक संक्षिप्त विवरण आप दे दें। फिर इस विवरण के बाद इसका जो प्रभाव आया, इस प्रभाव ने जब हमारे सामने खतरे पैदा किए, तो खतरे से निपटने के लिए एक अवधारणा आई जिसे कि सतत विकास की अवधारणा कहते हैं, कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, उस सस्टेनेबल डेवलपमेंट का फॉर्मेट क्या है? दरअसल सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही वो अवधारणा है जो सुनिश्चित करती है कि हमारी एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है और हमें उसे कैसे पूरा करना है। तो उस सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा को आप विस्तार से बता दें, है ना। फिर जो मूल प्रश्न है हमारा कि एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है। एक पक्ष हमारा औद्योगिक विस्तार का, दूसरा पक्ष जो हमारा एनवायरमेंटल डिग्रेशन है उसका, डिग्रेडेशन है उसका, फिर तीसरा पक्ष जिम्मेवारी किसकी और कैसे निभाई जाए, इस पर हमें बात करनी है। तो जिम्मेवारी अकेली किसी की नहीं है, पूरे विश्व की जिम्मेवारी है। फिर सरकारों की जिम्मेवारी है, फिर उद्योग की बात है तो कंपनियों की जिम्मेवारी है, और फिर हम और आप, हमारी भी तो कोई जिम्मेवारी बनती है। हम जिम्मेवारियों को इन 4 तरीकों से बांट करके लिख सकते हैं, 4 पैराग्राफ बन जाएंगे हमारे। पूरा विश्व, जिम्मेवारी क्या है कि जो पर्यावरणीय संधियां हो रही हैं वो जमीन पे उतरे। भाई क्योटो हुआ, मॉन्ट्रियल हुआ, पेरिस एग्रीमेंट हुआ, जमीन पे तो उतारो, इसमें सब पीछे। तो विश्व को सोचना होगा कि अकेले के होने से होना नहीं है। एक व्यक्ति, एक देश अगर काम करता है तो ही पर्यावरण शुद्ध होगा, ऐसा नहीं है, सबको करना पड़ेगा। तो जो इंटरनेशनल लेवल पे संधियां चल रही हैं या हैं, उनके प्रति प्रतिबद्धताएं बढ़ानी होंगी। सरकारों के लेवल पे क्या होना चाहिए? तो भाई कठोर पर्यावरणीय कानून बनाओ, उनसे संबंधित नीतियां बनाओ। जैसे हम अपने बारे में बात करें तो हमने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया है, तमाम प्रदूषण अधिनियम बनाए हैं, है ना। उसके साथ हमने क्लाइमेट एक्शन चेंज प्लान बनाया हुआ है। फिर उसके बाद से पेरिस एग्रीमेंट के तहत हमने अपना खुद का डिसाइड किया हुआ है कि कब तक हम जीरो उत्सर्जन पे जाएंगे। ये सारी चीजें सरकारों के स्तर पे होनी है। उद्योगों को क्या करना है? तो उद्योगों को सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ जाना है। इस पर भी क्लास में चर्चा बहुत विस्तार से हुई थी कि क्यों जरूरी है उद्योग में उत्पादन के पैटर्न को बदलने की और उपभोग के पैटर्न को बदलने की। उत्पादन का पैटर्न बदलना उद्योगों की जिम्मेवारी, उपभोग का पैटर्न बदलना हमारी और आपकी जिम्मेवारी। ये दोनों जिम्मेवारी निभानी होगी सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ बढ़ करके। फिर जो उद्योग हैं अपने यहाँ ग्रीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। फिर जो वो कमा रहे हैं उस कमाई का कुछ हिस्सा पर्टिकुलरली पर्यावरण के लिए खर्च करें, CSR के जरिए। ये कंपनियों की जिम्मेवारी बनती है। फिर हमारी आपकी जिम्मेवारी क्या है? क्या इन्हीं से हो जाएगा? तो 1850 के आसपास की बात है। लंदन की टेम्स नदी उतनी ही गंदी थी या शायद उससे ज्यादा जितनी आज हमारी यमुना है। सरकार सजग हुई, लोग सजग हुए, और आज टेम्स नदी में आप अपना चेहरा देख सकते हो, इतना साफ पानी है। सरकारों ने किया है। वहां के लोग भी चाहते हैं कि टेम्स नदी साफ रहे, तो आप कुरकुरे खा के उसका रैपर नहीं फेंक सकते टेम्स में।
सरकारें बाद में आएंगी, जो बगल में बैठा बंदा होगा वो आपको हड़का लेगा। तो हमारे जो एप्टीट्यूड्स हैं और हमारी जो हैबिट्स है, उपभोग करने के तौर तरीके, ये बदलने होंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि जिम्मेवारी निभाने किसी एक पक्ष के निभाने से चीजें नहीं होनी है। पूरे विश्व के स्तर पे क्या होना चाहिए, सरकारों के स्तर पे क्या, कंपनियों के स्तर पे क्या, हमारे आपके स्तर पे क्या होना चाहिए, ये सब तय हो और ये जिम्मेवारियां निभाई जाए। क्यों? क्योंकि देखिए, निष्कर्ष ये होगा हमारा कि औद्योगिक विकास को तो हम रोक नहीं सकते ना पर्यावरण की स्वच्छता के लिए, फिर तो हम पीछे हो जाएंगे ना। कौन पीछे होना चाहता है? विकास नहीं रोका जा सकता। कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि विकास का कद बड़ा हो, विनाश का कद उससे छोटा रहे। वही अवधारणा सतत विकास की अवधारणा है। अर्थात औद्योगिक विकास जो हो वो पर्यावरणीय आवश्यकताओं के अनुरूप ढले। चलो जो हुआ सो हुआ, अब लो नसानी अब ना सही हो। पहले आपने किए, कोयला वेला जलाया, किया। अब अगर लगता है कि अब हमें अपनी इंडस्ट्री के पैटर्न को बदलना होगा, तो उसे बदलने की जरूरत है। क्योंकि अगर एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं निभाई गई तो इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन एक न एक दिन इसका भट्ठा बैठ जाएगा, हमारी कंपनियां ही बंद हो जाएंगी क्योंकि रिसोर्सेज नहीं होंगे। ये हमारा निष्कर्ष होगा। तीसरा जो विषय उठाया गया था ये फिर फिलॉसफिकल है। प्रेम और ज्ञान एक सार्थक जीवन के दो स्तंभ, लव एंड नॉलेज, द ट्वाइन पिलर्स ऑफ मीनिंगफुल लाइफ। तो भाई नॉलेजेबल तो आप लोग हैं ही, पढ़ रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, नॉलेजेबल आप हैं ही, और प्रेम तो करते ही होंगे। और जब आप बेहतर जिंदगी के बारे में सोचते होंगे तो ये जरूर सोचते होंगे कि पढ़ के अफसर बन जाएं और अफसर बन के अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ जिंदगी बिता लें, फिर क्या चाहिए, जिंदगी के मजे आ जाएंगे। ऐसा तो सोचते ही होंगे। वही तो लिख देना है बस, लेकिन यही मत लिखिएगा। क्या लिखना है इसे समझिए। हमारे जीवन का जब हम प्रेम शब्द को बोलते हैं तो ये एक ऐसा शब्द है ना जिसको आज तक कोई परिभाषित कर नहीं पाया है। ठीक है, तो हम या आप बहुत छोटे हैं या बहुत तुच्छ हैं इस चीज को परिभाषित करने के लिए, लेकिन जब हम प्रेम कहते हैं तो ये दरअसल आपके जीवन का हृदय पक्ष है। और जब हम ज्ञान कहते हैं, ज्ञान क्या है? हालांकि ज्ञान को परिभाषित किया जा सकता है, लेकिन ज्ञान क्या है ये समझें तो भाई ये हमारे जीवन का बुद्धि वाला पक्ष है। ये आपका ब्रेन हो गया। अगर एक संतुलित जीवन जीना है, संतुष्ट जीवन जीना है, तो कुछ लोग ये होते हैं जो दिल के राजा होते हैं कि दिल जो कहेगा मानेंगे, दुनिया में हमारा दिल ही तो है। ऐसे लोग कभी सुखी नहीं होते। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं ना ना हमारी बुद्धि जो कहती है हम उसके हिसाब से चलते हैं, हम दिल के हिसाब से नहीं चलते। वो भी सुखी नहीं होते, क्योंकि दिल कहीं ना कहीं तो जोर मारेगा ही। तो होना क्या चाहिए? जीवन का हृदय पक्ष और जीवन का बुद्धि पक्ष, ये दोनों पक्ष जब साथ साथ चलें, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके चलें, एक दूसरे की जरूरतें समझ के चलें, हमें मालूम हो कि हमें किन मौकों पर अपनी बुद्धि से काम लेना है और किन मौकों पर हमारा हृदय आना चाहिए, उसके हिसाब से निर्णय लिए जाने चाहिए। अगर ये चीजें समन्वित ढंग से की जाती हैं
तो नो डाउट तभी हमारी लाइफ मीनिंगफुल होती है। किसी एक की अधिकता, चाहे वो हृदय पक्ष की अधिकता हो, चाहे वो बुद्धि पक्ष की अधिकता हो, हमारे जीवन को असंतुलित कर देती है। इसलिए आपका ये कहा गया है कि प्रेम और ज्ञान एक सार्थक जीवन के दो स्तंभ हैं। ये दो स्तंभों पे टिका है। एक स्तंभ भी गिरा या टेढ़ा मेढ़ा भी हुआ तो जीवन टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो पहले ये समझा दो कि प्रेम क्या है, और मैं बेसिकली प्रेम क्या है परिभाषा देने की जरूरत नहीं है। यह जीवन का हृदय पक्ष है। ज्ञान क्या है तो जीवन का बुद्धि पक्ष है। इन दोनों पक्षों में, दोनों के समन्वय से जो चीज आती है हमारे सामने, वो दो चीज आती है। जब दोनों समन्वित होते हैं ना तो हमें विवेक पैदा होता है, और विवेक के साथ मानवीय संवेदना होती है। और दरअसल विवेक और मानवीय संवेदना ही वो दो पहलू हैं जो हमें जीवन को जीने के लायक बनाते हैं। अब इन 3 पैराग्राफ के बाद ज्ञान को और प्रेम को थोड़ा डिटेल कर देना है ना, कि ज्ञान का हमारे जीवन में क्या योगदान है। ज्ञान क्या है? तो जो इंफॉर्मेशन हमने लिया अपने बारे में, अपने परिवार समाज के बारे में, इस दुनिया के बारे में, राजनीति के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में, समाज के बारे में, कितना वो रिच होता चला जाएगा। इंफॉर्मेशन का लेवल जितना बढ़ता जाएगा, आपकी बुद्धि उतनी परिपक्व होती जाएगी और विवेक उतना तर्कसंगत होता चला जाएगा। तो अगर ज्ञान जीवन में ठीक ठाक है आपके पास, तो सबसे पहली चीज ये होती है कि आपको अपनी जिंदगी से क्या चाहिए, ये आप डिसाइड कर पाते हो। और ना सिर्फ ये डिसाइड कर पाते हो, बल्कि वो जो चाहा आपने, उसे पाने का तरीका क्या होगा, रास्ता क्या होगा, ये रास्ता भी तुम वाइजली डिसाइड कर लेते हो, अगर ज्ञान का लेवल ठीक ठाक है तो। अगली चीज कि वो ज्ञान ही है जो तुम में सही गलत का अंतर सिखाता है, और सही गलत का अंतर ही तुम्हारे अंदर विवेक लेके आता है, और विवेक ही तुम्हें नैतिकता की तरफ लेके जाता है। क्रम है। और नैतिक हो तो अभी हम लोगों ने चर्चा करी, नैतिक हो तो संतुलित होगे। अगली चीज कि जितना जैसे जैसे तुम्हारे अंदर ज्ञान बढ़ता चला जाता है, तुम्हारा व्यक्तित्व उतना ज्यादा प्रभावशाली होता चला जाता है, तुम्हारे व्यक्तित्व का विकास होता चला जाता है, तुम्हारे वचन में, तुम्हारी वाणी में विशिष्टता आती चली जाती है, तुम्हारे कर्मों में विशिष्टता आती चली जाती है, तुम बाकी समाज से अलग दिखने शुरू हो जाते हो। और जब ये होता है तो जाहिर सी बात है कि जब तुम जिस भी किसी व्यवसाय में जाते हो, सर्विस में जाते हो, जहां भी जाते हो, तो उन्नति के मार्ग खुलते हैं, क्योंकि तुम नॉलेजेबल हो, इसलिए तुम्हारे लेबर की वैल्यू होती है, ठीक ठाक वैल्यू मिलती है, तो जाहिर सी बात है जिंदगी सुखी संपन्न होती है। और इन सब चीजों से तुम्हारी जिंदगी में यदि कोई समस्या आती है, तो जो जितना नॉलेजेबल होगा उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच उतना सटीक होता है, उतना तार्किक होता है। ये ज्ञान का जीवन में योगदान है। अब प्रेम क्या देता है जीवन में? तो सबसे बड़ी बात कि प्रेम, हम मशीन नहीं है भाई। अभी हम लोगों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाले पे चर्चा करी है। इंसान है। हमारे पापा हमारे सर पे एक बार हाथ फेर देते हैं तो उसमें जो बल मिलता है ना, वो कोई एनर्जी ड्रिंक पीने से नहीं मिलता। तो प्रेम का जीवन में सबसे बड़ा योगदान ये होता है कि आपके अंदर वो एक मानसिक और भावनात्मक संतुलन लेके आता है। तुम्हें भरोसा है कि मुझे मेरे परिवार वाले प्यार करते हैं, मेरे शिक्षक मुझे प्यार करते हैं। ये भरोसा तुम्हें आगे बूम करा देता है।
अगर ये भरोसा नहीं है कि मुझे कोई नहीं चाहता, तो बुझे बुझे से रहोगे। भावनात्मक दृष्टि से तुम असंतुलित हो जाओगे। तो प्रेम ये सिक्योर करता है कि तुम मेंटली और इमोशनली बैलेंस्ड हो। और जब आप मेंटली और इमोशनली बैलेंस्ड होते हो, तो जो संबंध तुम कायम करते हो उसका आधार प्रेम होगा। और जो संबंध प्रेम से कायम किए जाते हैं, उन संबंधों में विश्वास की मात्रा ज्यादा होती है। और संबंध तो भरोसे से चलते हैं। भरोसा कहां से आता है? प्रेम से आता है। तो जो संबंध कायम करते हो, माता पिता से हम ब्लड रिलेशन लेके पैदा होते हैं, लेकिन परिवार के दायरे से बाहर जाते हैं तो जो हम संबंध कायम करते हैं उसमें प्रेम सबसे अनिवार्य तत्व होता है। अगले को ये भरोसा हो कि ये बंदा हमारा है, हमारे लिए है, हो गया काम। अगली चीज कि प्रेम ही तुम्हें सिखाता है कि नैतिक क्या है। तुम्हें किसी दुखी के दुख को देखकर तुम्हारे आंख से आंसू टपके ये कब होगा? जब तुम्हारे हृदय में प्रेम होगा। बुद्धि से नहीं टपकते आंसू, वो हृदय से टपकते हैं। किसी जरूरतमंद की जरूरत को समझ करके जिस दिन तुम आगे बढ़ोगे उसे सहायता देने के लिए, वह तुम्हारा दिमाग नहीं दिल होगा जो कहेगा कि वो भूखा बैठा है और मेरी तरफ देख रहा है, मेरे पत्तल की तरफ, मेरे थाली की तरफ, उसको खाना खिला दो। तो ये जो नैतिकता और मानवीय मूल्य आते हैं, ये अगर प्रेम से भरा हृदय न हो तो आ ही नहीं सकते। उसी तरह से प्रेम है तो इससे बड़ा कोई मोटिवेशन दुनिया में होता ही नहीं है। अभी हमने सुना था, क्या पता ये सही है कि झूठ है, कि जो बड़ी फेमस हुई थी ज्योति मौर्य, उनके पति ने भी यूपी पीसीएस का इंटरव्यू दिया है। ये प्रेम ही है। प्रेम में अलग स्वरूप है उसका प्रकटीकरण, लेकिन है तो वही, अगर ये बात सही है तो प्रेम हमें प्रेरित करता है। वैसे भी कहा जाता है कि बिहार और यूपी के लड़के जब प्रेम में असफल होते हैं तो यूपीएससी निकालते हैं। तो ये प्रेरणा का काम करता है। प्रेम तुम्हें प्रेरित करता है अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने के लिए। तुम्हें इस देश से प्रेम है तो गर्दनें कटा देने में कोई दिक्कत नहीं होती। प्रेम ही नहीं है तो देश से गद्दारी करोगे। तो ये प्रेम है जो तुम्हारे जीवन को अर्थ देता है, तुम्हारे जीवन को उद्देश्य देता है, ज्ञान तुम्हें दिशा देगा। ये वाला ठीक है। जो ठीक है वो कितना ठीक है, जो जिया वो कितना जिया, कैसे जिया, और जो जिया उसमें क्या तुम ये कहने के स्थिति में हो कि जो जिया वो खूब जिया। ये स्थिति तभी आएगी जब तुम्हारे हृदय में प्रेम भी होगा। तो निष्कर्ष ये कि प्रेम और ज्ञान ये दोनों ही जीवन के लिए जरूरी हैं और जीवन में अपना अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। एक मनुष्य, उसका जीवन वास्तविक जीवन तब बनेगा, या यूं कह लो कि वो मीनिंगफुल लाइफ तब बनेगी जब उसे दोनों का समन्वय करना आता। दोनों के समन्वय का सिंपल सा अर्थ है कि हम में ये समझ होनी चाहिए कि जीवन का विवेक पक्ष, बुद्धि का पक्ष कब प्रबल है और जीवन में हृदय का पक्ष कब प्रबल होना चाहिए। कहाँ हमारे डिसीजन बुद्धि से लिए जाने चाहिए, कहाँ हमारे डिसीजन हृदय से लिए जाने चाहिए। जब ये समझ बेहतर होती है तो हमारी लाइफ मीनिंगफुल हो जाती है। अगला जो टॉपिक है वो है डॉलर निर्भरता में कमी और बदलती वैश्विक आर्थिक व्यवस्था, डी डॉलराइजेशन एंड चेंजिंग ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर। ये शुद्ध रूप से इकोनॉमी से जुड़ा हुआ विषय है ना। तो इसको जब हम डील करेंगे तो किन किन बिंदुओं को ध्यान रखना होगा, है ना।
इसको ध्यान दें। तो भाई पहली चीज तो भाई डी डॉलराइजेशन है, दो शब्द हैं इसमें, एक शब्द है डी डॉलराइजेशन, दूसरा है चेंजिंग ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर। तो भाई ये दोनों हमें डिफाइन करने पड़ेंगे। डी डॉलराइजेशन क्या है? तो डी डॉलराइजेशन का मतलब क्या है? सिंपल भाषा में फिर मैं कहूंगा कि डेफिनेशन अपनी देनी है, किसी के विद्वान से लेके नहीं देनी है। जब हम इन्वेस्टमेंट लें या दें, कर्जे लें या दें, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिल है उसका पेमेंट करें, इन सभी व्यवहारों में अगर डॉलर का ही इस्तेमाल करें तो ये डॉलराइजेशन, और डॉलर के अलावा किसी अन्य मुद्रा का इस्तेमाल करें या करने लगें तो डी डॉलराइजेशन। अब डी डॉलराइजेशन को जब समझा लिया आपने तो फिर अगला होगा कि भाई डी डॉलराइजेशन कि डी डॉलराइजेशन को समझाया तो भाई डॉलराइजेशन भी समझाना पड़ेगा ना, तब तो डी पे जाओगे, यानी उसके बाद अगले पैरा में आओ कि डॉलराइजेशन समझाओ कि डॉलराइजेशन क्या है, डॉलराइजेशन का मतलब क्या है। तो पूरी दुनिया पहले सेकेंड वर्ल्ड वार के पहले, क्योंकि मैक्सिमम पे कब्जा ब्रिटेन का था, तो पाउंड स्टर्लिंग के हिसाब से चलती थी। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ब्रिटेन की हालत खराब हो गई, अमेरिका के नेतृत्व में नया इकोनॉमिक ऑर्डर बना, उस इकोनॉमिक ऑर्डर के सेंटर में रखा गया डॉलर को, जो ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट के जरिए 1944 में आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं आई, उन्होंने कर्जे देने के लिए जिस चीज का इस्तेमाल किया वो डॉलर था। तो इस तरह से डॉलर का प्रभुत्व बढ़ना शुरू हो गया, वैश्विक व्यापार का माध्यम बनता चला गया। फिर 1970 के दशक में अमेरिका ने, जो पेट्रोल उत्पादक देश हैं, उनसे एक समझौता किया और कहा कि तुम पेमेंट डॉलर में लो। तो वहां से पेट्रो डॉलर की प्रणाली शुरू हुई और धीरे धीरे स्थिति ये हो गई कि दुनिया का जितना व्यापार है, जितना पेमेंट है, जितना इन्वेस्टमेंट है, वो सब का सब लगभग डॉलर में होना शुरू हो गया। यह प्रक्रिया डॉलराइजेशन कहलाई। फिर अब उसके विरोध में चीजें शुरू हो गई। वो जो विरोध में चीजें शुरू हुई हैं उन्हें ही हम डी डॉलराइजेशन कहते हैं। यानी अब कुछ देश ऐसे उभर के आए हैं जो कहते हैं कि नहीं भाई, हम तुम्हारे वाली मुद्रा में व्यापार नहीं करने जा रहे, हम दूसरे वाली में करेंगे। तो प्रश्न ये कि ये स्थिति आई क्यों दुनिया डी डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ रही है? तो उसका जो सबसे बड़ा इम्पैक्टफुल वो है कि रसिया यूक्रेन का संकट आया और उसके बाद रूस पर जिस तरीके से प्रतिबंध लगाए गए, जो इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए गए, उससे पहले ईरान पे लगे हुए थे, उसके बाद फिर ईरान पे लगाए गए इकोनॉमिक सैंक्शंस, इन सब का हथियार डॉलर ही है। क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट जो हो रहे हैं या पेमेंट ऑफ लोन जो हो रहा है वो डॉलर पे ही हो रहा है। तो जो डॉलर लेके बैठा है वो कल को बोल दे कि नहीं देंगे तो सब रुक जाएगा। यही हुआ रसिया के मामले में। और जब ये हुआ तो बाकी देशों की आंख खुली कि यार, रसिया जैसा बड़ा देश और उसको इकोनॉमिक सैंक्शंस के जरिए इस तरह से मजबूर किया जा सकता है, तो जो छोटे छोटे देश हैं उनका क्या होगा? तो यहां से एक विचार पनपा कि अचानक तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे शिफ्ट की जरूरत है। हमें अपना पेमेंट सिस्टम लाने की जरूरत है, हमें अपना करेंसी को प्रमोट करने की जरूरत है। साथ में हुआ क्या कि वैश्विक शक्ति संतुलन में भी बदलाव आने शुरू हुए। भारत, चीन और रूस, ये तीन
बड़ी शक्तियां हमारे सामने उभर के आईं, जिनमें से भारत और चीन दोनों के पास बड़ी मात्रा में डॉलर है और हमारा बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट भी अमेरिका के बॉन्ड्स में है, यानी हमने उनको दे रखा है। तो हमने जो उनको दे रखा है, अगर कल को जैसा रसिया को बोला कि तुम्हारा वाला हम फ्रीज कर रहे हैं, मतलब नहीं दे रहे हैं, कल को हमसे भी तो बोल सकता है। तो कोई हमारे पास बाईपास होना चाहिए कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो भी हमारा व्यापार न रुके, हमारे यहां इन्वेस्टमेंट न रुके, चीजें आती रहें। तो ये जो नई वैश्विक शक्तियां उभरी, हालांकि रसिया पहले से है, लेकिन भारत और चीन का जो उभार है वो हालिया है। अब इसमें ये विचार पनपना शुरू हुआ कि यार कोई ऑप्शन पे जाना होगा। साथ में हर देश की जो मुद्रा है वो डॉलर से टैग्ड है। टैग्ड होने का मतलब कि डॉलर से ही उसका एक्सचेंज रेट तय हो रहा है। डॉलर से एक्सचेंज रेट तय होने में होता ही है कि पूरी दुनिया में डिमांड डॉलर की ही है। जिस चीज की डिमांड होती है मूल्य बढ़ जाता है, मूल्य बढ़ जाता है, इसका सीधा असर लोकल करेंसी पे पड़ता है, उसका एक्सचेंज रेट धराशायी होना शुरू होता है। तो यार हमारी इकोनॉमी क्या है ये कोई पूछता नहीं। हमारी इकोनॉमी जैसे ही दुनिया में डॉलर की मांग किन्हीं कारणों से बढ़ेगी, हमारा रुपया गिरना शुरू हो जाता है। तो यार ऐसा कब तक चलेगा? पूरी दुनिया डॉलर से कंपेयर कर रही है, रुपया से भी तो कर लो यार, युआन से कर लो, रूबल से कर लो, कुछ तो ऑप्शन होने चाहिए। उस तरह अब देश बढ़ने शुरू हुए और जिस तरीके से इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा के पैरालाइज्ड किया अमेरिका ने, फिर यूरोप ने लगाए, तो ये जो सिस्टम बना ना, इससे देशों को ये बात समझ में आई कि राजनीतिक आजादी तो हमने हासिल कर ली है, लेकिन पॉलिटिकल सॉवरेनिटी मात्र से काम नहीं चल रहा है, हमें इकोनॉमिकली सॉवरेन होना होगा। और ये सारे जो विचार और परिस्थितियां हैं वह अब दुनिया को धीरे धीरे डी डॉलराइजेशन की तरफ लेके जा रही हैं। अब जा रही हैं तो चला जाएगा क्या? प्रश्न ये कि समझ तो आ रहा है कि भाई डॉलर का नियंत्रण है, उसने जकड़ रखा है दुनिया की अर्थव्यवस्था को। चले जाएंगे क्या? क्या हम कोई विकल्प बना लेंगे क्या? अब ये प्रश्न, इस प्रश्न का जवाब है चेंजिंग ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर। कि अभी तो हम नहीं कह सकते कि बना लेंगे, लेकिन उस दिशा में हम आगे चल पड़े हैं। ठीक है भाई, ये पिछले 1945 के बाद की व्यवस्था है, तो व्यवस्था को बदलने में वक्त लगेगा, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हमने बदलने की कोशिश शुरू नहीं की है। अब जो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर है उसे बदलना हमने शुरू कर दिया है। कैसे? ये देखिए, पहले क्या होता था दुनिया में? एक यूएन था, एक आईएमएफ था, वर्ल्ड बैंक था और डब्ल्यूटीओ था। पूरी दुनिया यही लोग चला रहे थे। पूरी दुनिया जो ये लोग चला रहे थे, ये लोग कौन थे? अमेरिका या उनके पिछलग्गू, और हम आप जैसे देशों की कोई औकात नहीं थी। अब चीजें क्या हुई हैं? बदलनी शुरू हुई हैं। देखते होंगे ट्रंप साहब को ब्रिक्स से कितनी दिक्कत है, कई बार बोल चुके हैं। क्यों बोल चुके हैं? इतनी खुजली क्यों हो रही है ब्रिक्स से? हम आपस में बैठ के बात कर रहे हैं तो तुम्हारी जल क्यों रही है? कुछ तो बात है इसमें। एससीओ, आसियान, ग्लोबल साउथ, ये वो धुरियां बननी शुरू हुई हैं जो इनको इक्वली चैलेंज कर रही हैं।
और अमेरिका को अपना अमेरिकी वर्चस्व टूटता हुआ दिख रहा है। ट्रंप का वह बयान याद करिए जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर डॉलर के अगेंस्ट किसी ने कुछ करने की कोशिश की तो मैं ये वो थम जो कहते रहते हैं कर दूंगा। अगर कब की बात है, जब ब्रिक्स करेंसी की बात शुरू हुई थी, तो मैं ये वो फलाना ढिमाका कर दूंगा, हमारे महान डॉलर के विरुद्ध किसी ने कुछ किया तो। अब रोक लो, कितने दिन रोकोगे, करना तो हमने शुरू कर दिया है। साथ में डीग्लोबलाइजेशन, ये तो वैसे ही शुरू हो गया था। जब से ट्रंप बाबा आए हैं, इन्होंने पूरे के पूरे WTO के नियम सिद्धांतों का भट्टा बिठा दिया। ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ था टैरिफ फ्री ट्रेड के लिए, और अब ये जो महाशय बैठे हैं, उन्होंने टैरिफ ट्रेड की जगह टैरिफ वार शुरू कर दिया है। तो पूरा का पूरा जो WTO है, जिसे कि इन्होंने ही बनाया था, उसका भट्टा वो खुद ही बैठा रहे हैं। तो जिस आधार पे आप दुनिया को नचाते थे, उसको तो तुमने खुद ही तोड़ दिया। और उसका परिणाम क्या हो रहा है? परिणाम ये हो रहा है कि आप देख रहे हो कि प्रत्येक देश द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुक्त व्यापार समझौतों की तरफ बढ़ रहा है। मतलब WTO से हमें वो आशा नहीं रह गई कि हमें वो टैरिफ फ्री ट्रेड देगा। अभी कल का हमने न्यूजीलैंड से किया है, इसके पहले ब्रिटेन से किया है, उसके पहले यूरोप से किया है, उसके पहले ऑस्ट्रेलिया से किया है, UAE से किया है, उसके पहले श्रीलंका से हमारा पहले से है, मालदीव से पहले से है। तो जब WTO था ही और कह रहा था कि टैरिफ फ्री ट्रेड हम देंगे, तो हमने ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्यों किए? इसका मतलब कि WTO हमारी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहा था। यानी जो ढांचा आपने तैयार किया, वो ढांचा काम नहीं कर रहा था। हमने अपना ढांचा बनाना शुरू कर दिया है, जो कि पैरेलल टू WTO है। वही नहीं किया हमने। हमने उससे भी बड़ी चीज कर ली है। वह बड़ी चीज क्या है कि जिस तरह से वर्ल्ड बैंक है, ठीक वैसे ही हमने अपना ब्रिक्स बैंक बना लिया है। जिस तरह IMF है, उस तरह से हमने ब्रिक्स कंटिंजेंसी फंड बना लिया है। ये बदलती वैश्विक आर्थिक व्यवस्था है, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर हम गढ़ रहे हैं। और यही जो वर्ल्ड ऑर्डर है ना, ये एक दिन आपको डी डॉलराइजेशन की तरफ ले जाएगा। क्यों? क्योंकि इन सब में एक विशिष्टता है, अमेरिका नहीं है, यानी डॉलर नहीं है। तो वैश्विक जो आर्थिक व्यवस्था थी 45 के बाद जो आपने बनाई, वो अब टूट गई है, कुछ अंतिम सांसें ले रही है, और सभी देश अपना अपना छोटा छोटा WTO बनाने की कोशिश में लग गए हैं। तो आपकी लंका लगनी तय है। अब वो कैसे लगा रहे हैं लंका, ये जान ले कि डी डॉलराइजेशन ये कर कैसे रहे हैं, मतलब हम लोग डी डॉलराइजेशन की तरफ कैसे जा रहे हैं। तो आपने देखा होगा, भारत ने कई देशों के साथ रुपए में व्यापार करने का एग्रीमेंट किया है, यानी द्विपक्षीय व्यापार स्थानीय मुद्रा में करना। भाई अभी तक हमारी दिक्कत क्या थी कि हमें अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है तो बिल का पेमेंट हमें डॉलर में करना है, इसलिए डॉलर की मांग ज्यादा तो मूल्य ज्यादा। अब हमने तय किया कि भैया चलो हम लोग आपस में ही कर लेते हैं ना, हम रुपया देंगे, तुम रूबल देना, आपस में व्यापार। तो आपस में व्यापार का मतलब क्या होगा? लोकल करेंसी में व्यापार का मतलब क्या होगा? डॉलर जाए भाड़ में, डी डॉलराइजेशन। उसी तरह से ब्रिक्स मुद्रा, अभी हमने बात करी थी कि ये विचार तो है, और विचार है तो जब इसके पनपने का, पुष्पित पल्लवित होने का समय आएगा, ये पनपेगा जरूर।
यानी आज नहीं तो कल ब्रिक्स करेंसी आनी है, ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम आना है, जो पैरेलल टू अमेरिका एंड पैरेलल टू डॉलर होगा। हालांकि अभी हुआ नहीं है, लेकिन विचार है, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आएगा। अगली चीज, अभी आपने देखा है भारत ने ढेर सारा सोना खरीदा है, और सिर्फ भारत ने नहीं खरीदा है, कई देशों ने खरीदा है। क्यों खरीदा है? क्योंकि 1970 के दशक में ही निक्सन जब अमेरिका में हुआ करते थे, तो उन्होंने डॉलर के साथ जो गोल्ड का बैकिंग था, वो बैकिंग हटा दिया था। वास्तविक रूप से डॉलर कागज का टुकड़ा मात्र है, उससे ज्यादा नहीं। वो 70 में जो गोल्ड बैकिंग थी खत्म हो गई, और वो बगैर गोल्ड बैकिंग के भी दुनिया पे राज कर रहा है। जब ये जाम करेगा, जैसे फ्रीज किया इसने रसिया का या ईरान का किया हुआ है, वेनेजुएला का किया हुआ है, तो हमारे पास कोई चीज होनी चाहिए। अभी तक स्थिति क्या है कि आपने सुना होगा भाई, उसके पास, चाइना के पास $3 ट्रिलियन का फॉरेन रिजर्व है, हमारे पास भी $700 ट्रिलियन के आसपास का है। तो जब ये डॉलर्स आते हैं तो हम उसे रखते नहीं। रखते नहीं है का मतलब क्या कि भाई रख के उसको सेना थोड़े ना है, उससे कुछ कमाना है। तो हम लोग करते क्या है कि अमेरिकन बॉन्ड में उसको इन्वेस्ट कर देते हैं। यानी अमेरिकी सरकार कर्जा मांगती है, हम उन्हें कर्जे दे देते हैं, और एक पर्टिकुलर टाइम पे वो कुछ और डॉलर के साथ हमारे यहाँ जब जब उसकी मैच्योरिटी होती है, रिटर्न हो जाती है। पूरी दुनिया में ये पैटर्न बना हुआ है। तो पूरी दुनिया में डॉलर जाता है, फिर डॉलर जाके फिर घूम करके आ जाता है कर्जे के रूप में अमेरिका में। अब जितना कर्जा हमने दे रखा है अमेरिका को, कल को बोले कि नहीं लौटाएंगे, जैसा उसने रसिया को बोला है, ईरान को बोला है, और उसके डॉलर के पीछे अब गोल्ड की बैकिंग है नहीं, तो हमारे हाथ में तो बॉन्ड का सर्टिफिकेट होगा, ले लेके दुनिया में घूमेंगे, कुछ तो होगा नहीं उससे। तो अब कई देशों ने किया है ये कि धीरे धीरे वो वहां जो अमेरिकन बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट है उसको वो निकाल रहे हैं, और निकाल के उससे सोना खरीद के अपने यहाँ रख रहे हैं कि ये तो है स्थिर माल। सोना के कीमतों के बढ़ने के पीछे एक कारण ये भी है कि अमेरिकन बॉन्ड में जो इन्वेस्टमेंट था देशों का, वो उस इन्वेस्टमेंट को विड्रा कर रहे हैं। मतलब ये बॉन्ड लो, हमें डॉलर दो, सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, डॉलर चाहिए, हमने दिया है दो। फिर उस डॉलर को लगाया सोना में, सोना खरीद के ले आके अपने रिजर्व बैंक में रख लिया, ये सुरक्षित है। ये अभी क्या है, डी डॉलराइजेशन है। इसीलिए कई देशों द्वारा अमेरिकी बॉन्ड की बिक्री की जा रही है। अमेरिकन बॉन्ड बेचो, बेच के डॉलर लो, डॉलर लेके सोना खरीदो, अपने रिजर्व बैंक पे लेके डाल दो। साथ में कई देश डिजिटल मुद्राओं का विकास कर रहे हैं, हमने अपने यहाँ भी किया है। डिजिटल मुद्राएं हो जाएंगी तो ट्रांजैक्शन भी डिजिटल होगा। ट्रांजैक्शन डिजिटल होगा तो हमें किसी डॉलर की नहीं, डॉलर की छोड़िए, किसी की जरूरत नहीं होगी। जो ट्रांजैक्शन होगा डॉलर डिजिटली हो जाएगा, तो हमें फिजिकल किसी करेंसी की जरूरत नहीं होनी है। अगली चीज जो बड़ा चेंज है वो ये है कि तेल निर्यातक जो देश हैं, अब वो देश युआन जो कि चाइनीज मुद्रा है, इसमें भी पेमेंट एक्सेप्ट करने लगे हैं। जो डॉलर का वर्चस्व दुनिया में आया ना, वो एक तो ब्रेटन वुड्स से आया, लेकिन वास्तव में ये पूरी दुनिया में प्रभावित तब हुआ जबकि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ने लेना शुरू किया डॉलर उसके बदले। तो उन्होंने कहा कि नहीं, किसी अन्य मुद्रा में हम पेमेंट नहीं लेंगे, हमको डॉलर में ही दो। तब से डॉलर बहुत तेजी से ऊपर बढ़ा, इसका वर्चस्व बहुत तेजी से ऊपर बढ़ा। अब क्या है कि अब मैक्सिमम जो देश हैं, जो ऑयल प्रोड्यूसर हैं, वो युआन भी एक्सेप्ट करने लगे, यानी पेट्रो डॉलर की समाप्ति का वक्त भी आ गया है। हालांकि इसमें हमारे लिए एक चिंता की बात है, रुपया एक्सेप्ट करते यार, तो खैर अब इकोनॉमी का साइज है उसका बड़ा। तो युआन का एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है,
इसका सीधा सा मतलब है कि डॉलर का वर्चस्व घट रहा है। तो ये डी-डॉलराइजेशन के तरीके अपनाए जाने शुरू हो गए हैं और उसके पीछे है कि दुनिया का जो वर्ल्ड ऑर्डर है, वर्ल्ड ऑर्डर अब चेंज हो रहा है। तो फिर डी-डॉलराइजेशन का प्रभाव क्या आना है अगर होता है, क्योंकि अब ये प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस पर आपकी नजर रहनी चाहिए। आगे ये होता रहेगा, अभी समय लगेगा। एक व्यवस्था बनी है तो उसको तोड़ के नई व्यवस्था खड़ा करने में वक्त लगता है। सीधी सी बात है कि जब डी-डॉलराइजेशन जितना ज्यादा होगा, अमेरिका का जो आर्थिक प्रभुत्व है दुनिया पर वो घटेगा, और जो कि घटता हुआ दिख रहा है। अगली चीज की सारी मुद्राएं, दुनिया भर की मुद्राएं जुड़ी हुई हैं उसी से। $1 बराबर इतना रुपया, इतना रूबल, इतना सबसे उसी से कर रहे हो। और जैसे ही कोई सिचुएशन होती है, जैसे अभी आपने देखा जो जंग चल रही है, इस तरह का कोई भी सप्लाई चेन डिस्टर्बेंस होता है, डॉलर की मांग बढ़ती है। डॉलर की मांग बढ़ती है तो जितनी लोकल करेंसियां गिरनी शुरू हो जाती हैं। अगर डॉलर ही गिरना शुरू हो जाए तो जो ये विनिमय दर में लगातार जोखिम बना रहता है एक्सचेंज रेट में, कोई नया सुरमा आएगा, हो सकता है उसमें हम भी हो, हमारी मुद्राओं से भी कंपेयर होना शुरू हो जाए। उसकी डिमांड घटेगी, डॉलर सस्ता होगा तो हमारी मुद्राएं मजबूत होंगी। अगली चीज कि जितना हम डी-डॉलराइज कर लेंगे अपनी इकोनॉमी को, अमेरिका का जो आर्थिक प्रबंध है जो हड़काता रहता है कि लगा देंगे लगा देंगे लगा देंगे, अगर हम डी-डॉलराइज्ड हो गए तो लगा लो, तुम्हारे लगाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि सैंक्शंस तो तुम अमेरिकन डॉलर पे ही ना लगाओगे। जो संपत्तियां डॉलर में सुरक्षित हैं, जो ट्रेड डॉलर में हो रहे हैं, जो लोन पेमेंट डॉलर में हो रहे हैं, अगर किसी दूसरी मुद्रा में होने लगे तो लगाते रहो, कुछ नहीं होना। परिणाम क्या होगा कि जो वैश्विक आर्थिक संतुलन है जो अभी झुका हुआ है एक पक्ष में, अमेरिका जो चाहता है अभी भी, समझिए अभी भी स्थिति क्या है कि जो चाहता है वो कर ले रहा है। तो कल को क्वेश्चन तो उठाना ही पड़ेगा ना, और वो उठना शुरू हो गया है। उठना शुरू हुआ है तो वैश्विक संतुलन में बहुध्रुवीयता, मल्टीपोलैरिटी आएगी। ठीक है, तुम्हारे जितने बड़े हम नहीं होंगे, 33 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो, हम नहीं होंगे। 4 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन भी कम नहीं होता है, उतने के तो हैं। उधर 19 ट्रिलियन वाला बैठा हुआ है चाइना, अवॉइड करके नहीं चल सकते, तो झुक जाएगा चीजें, है ना। तो वैश्विक आर्थिक संतुलन जो है वो बहुध्रुवीय होगा और यही होने की जरूरत है। ये आपका टोटल डिस्कशन था। पानी चेंज नहीं ना हुआ नहीं, फुल है। हाँ, ये आपका टोटल डिस्कशन था। इसमें पहला जो हमारा वीडियो था वो सेक्शन 3 या पार्ट सी के लिए, बिहार की लोकोक्तियों के लिए था। उसके बाद दूसरा सेक्शन पार्ट ए, और ये आपका पार्ट बी या सेक्शन 2 कह लो। इस तरह से ये जो प्रश्न पूछे गए थे, कोशिश यह की गई कि उनमें क्या चीजें लिखनी थी, कौन कौन से मुख्य बिंदु थे जो आ जाने चाहिए थे, उसका एक आइडिया आपको दिया जाए। कोशिश आपको अच्छी लगी अगर, तो जरूर हमारा उत्साहवर्धन करें। अगर इसमें आपको लगता है कुछ और होना चाहिए तो सुझाव भी आप जरूर दें। आशा करते हैं कि हमारे इस प्रयास से आपको लाभ पहुंचेगा। एडुटेरिया की तरफ से आपको 71st में सफल होने की अग्रिम बधाई। धन्यवाद।